प्रणाम दोस्तों। नाइजर, जिसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसको कि इसरो और नासा साथ में कोलैबोरेशन करके अर्थ पे होने वाले चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए बना रहे हैं और इस मिशन को अर्थ पे होने वाले इन्वायरमेंटल और जियोफिजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए किया जा रहा है। तो आइए नाइजर को और ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाइजर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है और नाइजर मिशन आखिर किया क्यों जा रहा है और नाइजर मिशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अर्थ पर होने वाले एनवायरमेंटल चेंजेस को प्रिसाइज तरीके से और रियल टाइम के डाटा को कलेक्ट करने के लिए नाइजर मिशन के ऊपर काम किया जा रहा है और इसमें खासकर क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं पर आज तक नाइजर जैसे मिशन को नहीं किया गया है। स्पेस से पूरे अर्थ को ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसमें कि स्पेस से पूरे अर्थ का हाई रेजोल्यूशन रेडार इमेज लिया जाएगा, जिसमें कि एडवांस सैटेलाइट्स यूज किए जाएंगे और निसार बहुत बड़े डाटा को भी रियल टाइम में आसानी से और बहुत तेजी से ट्रांसफर कर सकता है। अगर मान लीजिए नाइजर अर्थ के किसी पार्ट का इमेज ले रहा है, वहां पे काले बादल छाए हुए हैं हर जगह, तो नाइजर जो रेडियो वेव्स भेजेगा तो वो रेडियो वेव्स इन क्लाउड्स के आर पार जाके अर्थ के सरफेस पे टकरा के वापस से नाइजर के पास आएंगे, जिससे कि हाई रेजोल्यूशन इमेज बनेगा। नाइजर अर्थ के रिसर्च में भी मदद करेगा और नाइजर अर्थ पे होने वाले डायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में साइंटिस्टों को और अच्छे से समझने में मदद करेगा। और डायनेमिक प्रोसेसेस का मतलब होता है कि अर्थ पे होने वाले वो एक्टिविटीज जो कि समय के साथ साथ बदलते रहते हैं और जिसमें कि लैंड डिफॉर्मेशन, ग्लेशियर एंड आइस शीट्स डायनेमिक्स, डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज, सॉइल मॉइस्चर लेवल्स और सी लेवल राइज आता है। नाइजर डिजास्टर मॉनिटरिंग और रिस्पांस में मदद करेगा, जिसमें कि फ्यूचर में अगर कोई डिजास्टर आने वाला है उसके बारे में हमको पहले ही पता चल जाएगा नाइजर की वजह से, जिसके लिए हमको तैयारी करने का समय मिलेगा और हम उस डिजास्टर के लिए जल्दी से रिस्पांस कर पाएंगे। और वो सारे एजेंसीज जो कि इन नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स से डील करती है, उनको इस मिशन से बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। नासा के वेबसाइट के हिसाब से नाइजर को 2024 के लास्ट मंथ में लॉन्च किया जाएगा। नाइजर में एक बहुत बड़ा एंटीना लगा होगा और नाइजर को रॉकेट की मदद से ऑर्बिट में ले जाया जाएगा और रॉकेट के अंदर बहुत ही कम स्पेस होता है, जिसकी वजह से एंटीना को रॉकेट के पेलोड बे के अंदर फोल्ड करके फिट किया जाएगा ताकि नाइजर बहुत ही कम स्पेस ले। और रॉकेट का भी एक वेट लिमिट होता है और उसके हिसाब से ही रॉकेट ऑर्बिट तक उसको कैरी करके ले जाता है। एंटीना को फोल्ड करके ले जाने की वजह से जब रॉकेट की वजह से जो वाइब्रेशन और फोर्सेस जनरेट होते हैं उसकी वजह से एंटीना को डैमेज नहीं पहुंचता है और जब नाइजर डिसाइड किए गए ऑर्बिट में पहुंच जाता है तब एंटीना बाहर निकल आता है और इस एंटीना की मदद से अर्थ के सरफेस का हाई रेजोल्यूशन इमेज और डिटेल्ड डाटा कलेक्ट किया जाता है। नाइजर जब अर्थ का ऑर्बिट लगा रहा होगा तो नाइजर अर्थ के पोल्स के पास से गुजरेगा, जिसकी वजह से नाइजर को अर्थ के सरफेस का इमेज लेने में आसानी होगी और नाइजर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट फॉलो करेगा, जिसमें कि नाइजर हर दिन सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे होगा। एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि आज शाम 5 बजे नाइजर साउथ पोल के पास होगा तो कल भी नाइजर शाम के 5 बजे साउथ पोल के पास होगा और ऐसे ही जितने सालों तक नाइजर अर्थ का चक्कर लगाएगा उतने समय तक नाइजर शाम के 5 बजे अर्थ के साउथ पोल के पास होगा और नाइजर सेम टाइम पे सेम जगह पे होगा, जिसकी वजह से नाइजर को सेम लाइट मिलेगा और नाइजर आसानी से इमेजेस ले पाएगा। नाइजर 747 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से अर्थ का चक्कर लगाएगा जो कि 464 माइल्स होता है। नाइजर के अंदर एडवांस्ड सिंथेटिक अपर्चर रेडार होता है, जिसकी वजह से नाइजर अर्थ के सरफेस का हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर कर पाता है। नाइजर के अंदर 2 फ्रीक्वेंसी बैंड होता है और फ्रीक्वेंसी बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसी के रेंज को बताता है और नाइजर में प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी बैंड में से पहले फ्रीक्वेंसी बैंड का नाम है एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2 गीगाहर्ट्ज तक होती है, जिसकी वजह से रेडियो वेव्स आसानी से अर्थ पे प्रेजेंट पेड़ पौधे और जंगलों और मिट्टियों के आर पार जाके आसानी से अर्थ का इमेज ले पाएंगे और इसके मदद से लैंड यूज मैपिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ फॉरेस्ट में कितने मात्रा में बायोमास प्रेजेंट है वो भी पता लगा सकते हैं। और लैंड यूज किसी भी लैंड की क्वालिटी के हिसाब से ये बताता है कि वो लैंड रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल और नेचुरल एरियाज में से किन चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। और फॉरेस्ट बायोमास का मतलब होता है कि फॉरेस्ट में प्रेजेंट पेड़ पौधे जो कि अभी लिविंग है और वो पेड़ पौधे जो कि अभी खत्म हो चुके हैं, जिसमें कि वुड पैलेट्स और बायोफ्यूल्स भी होते हैं। नाइजर में प्रेजेंट दूसरे बैंड का नाम है एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसका फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज तक है और सरफेस डिफॉर्मेशन का डाटा भी कलेक्ट कर पाता है। निसार के अंदर 2 मेन रेडार इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि पहला है नासा का एल बैंड एसएआर और एल बैंड एसएआर को अर्थ के सरफेस का हाई रेजोल्यूशन मैपिंग और मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेने में सक्षम है।
जिसके मदद से नाइजर 10 मीटर रेजोल्यूशन का इमेज कैप्चर कर सकता है। अगर हम 10 मीटर रेजोल्यूशन की बात करें तो जब नाइजर अर्थ के सरफेस का इमेज लेगा तो उस इमेज का एक पिक्सल जब हम लेंगे तो उस पिक्सल में अर्थ के 10 मीटर बाय 10 मीटर के एरिया का डाटा होगा, जिसकी मदद से हम टेक्टोनिक्स, आइस डायनेमिक्स और इकोसिस्टम में आ रहे चेंजेस को एडवांस लेवल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे। दूसरे में रेडार इंस्ट्रूमेंट का नाम है इसरो का एस बैंड SAR, जो कि एल बैंड SAR की इमेज क्वालिटी को और ज्यादा बेहतर बना देता है, जिसकी वजह से निजार सॉइल मॉइस्चर को मॉनिटर कर पाता है और सरफेस डिफॉर्मेशन का इमेज भी ले पाता है। ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, जो कि एग्रीकल्चरल और हाइड्रोलॉजिकल स्टडी में मदद करता है। निजार रेडार के डाटा को अलग अलग मोड्स में कैप्चर करता है, जिसमें कि 3 मोड्स होते हैं, जिसमें कि पहले मोड का नाम है इंटरफेरोमेट्रिक मोड, जिसमें कि निजार के द्वारा सरफेस डिफॉर्मेशन के अलग अलग समय में बहुत सारे इमेजेस लिए जाते हैं और उसके बाद इन सारी इमेजेस को कंपेयर करके सरफेस डिफॉर्मेशन का मेजरमेंट किया जाता है। दूसरा मोड है स्कैन SAR मोड, जिसमें कि निजार बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, जो कि बड़े जियोग्राफिकल रीजन्स को मॉनिटर करने में मदद करता है। और तीसरा मोड है स्पॉटलाइट मोड, जिसमें कि निजार खासकर सिर्फ एक एरिया के ऊपर फोकस करता है ताकि वो उस एरिया का हाई रेजोल्यूशन इमेज ले पाए। नाइजर के अंदर रेडार होता है और वो रेडार रेडियो वेव्स भेजेगा अर्थ की तरफ, और वो रेडियो वेव्स अर्थ के सरफेस पर टकराएंगे और अर्थ के सरफेस पर टकराने के बाद वो रेडियो वेव्स वापस से नाइजर के पास पहुंचेंगे और उस रेडार डेटा को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरने के बाद और वो डेटा हाई रेजोल्यूशन इमेज और जियोफिजिकल प्रोडक्ट में बदल जाएगा। और जियोफिजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो जियोफिजिकल प्रोडक्ट अर्थ का फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रोसेस है, जो कि अर्थ का मैप और इमेजेस है, जिसमें कि अर्थ पे होने वाले जियोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल चीजें मौजूद होती हैं। नासा और इसरो के द्वारा जो भी डाटा नाइजर से कलेक्ट किया जाएगा उन सारे डेटा को पब्लिक कर दिया जाएगा ताकि दुनिया भर के रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स उन सारे इंफॉर्मेशन को यूज कर सके। और नाइजर जो डाटा भेजेगा वो डाटा रियल टाइम से थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि नाइजर रेडियो वेव्स को भेज के जो डाटा रिसीव करेगा उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करके वापस से नासा और इसरो को भेजना पड़ेगा और इस वजह से रियल टाइम से थोड़ा सा लेट डेटा नासा और इसरो को मिलेगा। और हमको इतना जल्दी डेटा मिल जाएगा कि हम पहले से आगे आने वाले नेचुरल डिजास्टर के लिए तैयारी कर सके और अर्थ पे होने वाले इन्वायरमेंटल चेंजेस को मॉनिटर कर सके। इसरो और नासा नाइजर के डेटा को अर्थ पे आने वाले चेंजेस को एनालाइज करने में इस्तेमाल करेंगे, जिसके वो पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में अर्थ पे कौन सी चीजें हो सकती है, ताकि हम फ्यूचर में आने वाले खतरे के लिए पहले से तैयार रह सके। और नाइजर में अर्थ पे होने वाले चेंजेस के बारे में डेटा होगा, जिसके अंदर लैंड डिफॉर्मेशन आता है और लैंड डिफॉर्मेशन में टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स को मॉनिटर किया जाएगा और अर्बन एरियाज में लैंड के लेवल को देखा जाएगा कि लैंड का लेवल कितना कम हुआ है। और ये सारी चीजें सिस्मिक हजार्ड में मदद करेंगे, जिसमें कि हम फ्यूचर में आने वाले अर्थक्वेक के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो अर्थक्वेक कौन से कारण की वजह से आ सकता है और वो अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का होगा और कितने एरिया में वो अर्थक्वेक आएगा। इन सारी चीजों का हम पता लगा सकते हैं और उसके साथ साथ क्रायोस्फीयर मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, और जिसमें कि ग्लेशियर्स और आइस शीट्स में आने वाले चेंजेस को हम मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि हमको ये पता लगाने में मदद करेगा कि सी का लेवल कितना ज्यादा बढ़ने वाला है और इसकी वजह से हम क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा इसमें लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंज आता है, जिसमें कि अर्थ पे कितना ज्यादा पेड़ काटा जाता है उसका हम पता लगा सकते हैं और अर्थ पे अर्बन एरियाज कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं हम उसका भी पता लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड में कौन से चेंजेस आ रहे हैं उसका भी हम पता लगा सकते हैं, ताकि हम सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाए। नाइजर के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा से हम डिजास्टर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें कि फ्यूचर में आने वाले डिजास्टर के बारे में नाइजर के डेटा से हम पता लगा सकते हैं, जिसमें कि हम फ्यूचर में आने वाले अर्थक्वेक, फ्लड्स और लैंडस्लाइड जैसे डिजास्टर के बारे में नाइजर के डेटा को यूज करके पता लगा सकते हैं और इन सारे डिजास्टर के लिए हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और उसके साथ साथ ये क्लाइमेट चेंज के रिसर्च में भी काम आएगा, जिसमें कि नाइजर के द्वारा लिए गए सॉइल मॉइस्चर और सरफेस टेम्परेचर के डेटा को यूज करके एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं उसको समझा जा सकता है। और उसके अलावा एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम सॉइल के मॉइस्चर का पता लगा सकते हैं और क्रॉप कितना हेल्दी है उसका पता लगा सकते हैं, जो कि हमको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में और फूड सिक्योरिटी में मदद करेगा। नाइजर के लिए नासा और इसरो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि नासा और इसरो ने अपना स्ट्रेंथ और एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल किया है। एक तरफ जहां पे नाइजर में नासा का एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया गया है और वहीं दूसरी तरफ इसरो अपने सैटेलाइट ऑपरेशन का एक्सपीरियंस यूज कर रहा है। और इन सब की मदद से नासा और इसरो अर्थ के बारे में इतना ज्यादा डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। नाइजर के द्वारा कलेक्ट किया गया डाटा साइंटिफिक रिसर्च में मदद करेगा और उसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन पॉलिसी मेकर्स के लिए भी काम आएगा।
और साइंटिस्ट इन सारे डेटा को यूज करके क्लाइमेटिक चेंज को रोकने के ऊपर काम कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम फ्यूचर में आने वाले डिजास्टर के लिए भी तैयार हो सकते हैं। और उसके अलावा ये डेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी मदद करेगा और इस डेटा को यूज करके साइंटिस्ट और रिसर्चर साथ में आके इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर काम कर पाएंगे, जिसमें कि अर्थ पे होने वाले क्लाइमेट चेंज को रोकने के ऊपर काम किया जाएगा। नाइजर फ्यूचर में होने वाले मिशंस में भी मदद करेगा और नाइजर की वजह से अर्थ को ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ चुकी है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे हम और ज्यादा अच्छे से अर्थ के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे। और नाइजर एक बहुत बड़ा मिशन है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेटिक चेंज के रिसर्च में मदद करेगा और नाइजर की मदद से हम अर्थ पे होने वाले दूसरे चेंजेस के बारे में जरूरी जानकारियां भी पता लगा सकते हैं, जिसकी वजह से साइंटिस्ट अर्थ को और ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अर्थ पे होने वाले इन्वायरमेंटल चेंजेस और क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। और ये नाइजर मिशन अर्थ के बारे में ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है और जो भी डेटा नाइजर कलेक्ट करेगा वो सारे डेटा हम सबके सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस चीज के ऊपर ह्यूमन सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा डिपेंड करेगा। आपका नाइजर के बारे में क्या कहना है आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आपको ऐसे स्पेस से जुड़े हुए ऐसी टेक्नोलॉजिकल वीडियोस देखना पसंद है और दूसरे नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।